में, और इस कड़ी में हमारे साथ आज दीपक शेनॉय, फाउंडर एंड सीईओ कैपिटलमैन की जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपक जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दीपक जी, कहीं ना कहीं एक बाजार ये जो है एक सेंस लेके चल रहा था कि इस बार आउटकम क्या होगा, कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स आई थिंक एनडीए को मिलेंगे या अपोजिशन को मिलेंगे, लेकिन ये सडन आई थिंक फॉल का कारण क्या है? और ये जो सडनली अगर आप देखें जो इंटरनेशनल मार्केट से हमारी जो पैरिटी जो लॉस्ट हो गई है, क्या वोटिंग परसेंटेज घटना इसका एक मुख्य कारण है? आपने पिछले 3-4 दिन की सॉफ्टनेस को जो बीते शुक्रवार से आई है, इसको रीड कैसे किया है? शुक्रिया आपके प्रोग्राम में हमें इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन का जो अनसर्टेनिटी है उससे मार्केट्स को और वोलेटाइल होना चाहिए था, और इससे पहले भी वोलेटाइल होना चाहिए था, लेकिन इस बार वॉलेटिलिटी काफी कम रही है। पिछले अगर 3-4 इलेक्शन देखें तो एक्चुअली ऐसी वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। इलेक्शंस में हमें एटलीस्ट 1-2 महीने पहले से नजर आने लग जाती है। अगर आप ये ऑप्शंस या विक्स को भी देखें तो विक्स भी काफी लो है कंपैरिजन में, 28 के करीब हुआ करती थी, अब 20 से भी कम है। लेकिन जो पिछले 3-4 दिन में जो हुआ है, आई थिंक अगर उससे हम ये इन्फ्रेंस ले लें कि वोटिंग परसेंटेज कम था इसलिए शायद गवर्नमेंट बदलने वाली है, या गवर्नमेंट को इतनी मेजोरिटी नहीं मिलेगी, या फिर कोई और, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कहना कि उस टाइम उस वजह से मार्केट गिरी। मार्केट का इस टाइम पे वोलेटाइल होना काफी नॉर्मल है, और जो गिरी भी है अगर तो वो मार्च के मुकाबले में आई थिंक बहुत कम गिरी है, स्पेशली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स काफी 10-15-20% गिरे थे एज एन इंडेक्स भी मार्च के टाइम फ्रेम में। अभी इस बार 4-5% ही गिरा है, तो आई थिंक ये नॉर्मल ही हुआ। और जब इलेक्शन जैसा इवेंट आ रहा है तो हमें तो और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि रिजल्ट्स जैसे आ रहे हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं, और कुछ कुछ अच्छे, बहुत अच्छे भी रिजल्ट आए हैं। तो उस वजह से भी थोड़े से मतलब स्टॉक्स जो अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी और एक्सपेक्टेशन से कम रिजल्ट निकला है, तो उसमें जैसे एसआरएफ में हुआ या फिर कोई और किसी और बैंक्स में, कोई और बैंक्स में भी हुआ, आई थिंक उस वजह से भी स्टॉक्स वोलेटाइल होती हैं, हो रही हैं। सिर्फ इलेक्शन का कोई एक का कारण नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखें, 5 साल 10 साल के टाइम फ्रेम में, इलेक्शंस में अगर कोई भी किसी भी तरह से अगर कोई बदलाव भी आता है तो वो शॉर्ट टर्म ही इम्पैक्ट करेगा। जिस इंडिया स्टोरी है, आई थिंक उसको रोका नहीं जा सकता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में आई थिंक इकोनॉमी विल डू वेल। जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो तो आई थिंक आती हैं और जाती भी हैं। जी हाँ, फुली एग्री सर आपसे। और याद रखिएगा, अगर आप मई 2019 में जाएं, इतिहास के पन्नों को टटोलें, तो आईवीज जो थी वो अप्रॉक्सीमेटली ट्रेजेक्ट्री थी 18-19-20 की। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स को देखें, अगर ये वोलेटिलिटी 22-23 के ऊपर निकलती तो फिर आई थिंक ये प्रश्न थोड़ा और वाजिब होता। बट क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये लगभग 10 से 18 की ट्रेजेक्ट्री में गई, तो ये प्रश्न मैं पूछ रहा था। लेकिन क्लोजर टू आई थिंक बिग इवेंट्स और इलेक्शन के आसपास 19-20-21 की वोलेटिलिटी आईवीज का बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा दीपक जी, अगर हमें ये डिप मिला भी है और सॉफ्टनेस इंडिसेस में आई भी है, और क्योंकि अभी अभी हमने एक अर्निंग सीजन को देखा, और आई थिंक अभी इसमें से कुछ नंबर ड्यूज भी हैं, और स्पेशली एसबीआई, आपको सबसे बेस्ट नंबर्स कौन कौन से लगे, और आपकी जो शॉपिंग लिस्ट थी उसमें सबसे पहले अपीयर क्या हुआ इन नंबर्स के बाद? अभी तो खैर हमने पूरी शॉपिंग अभी स्टार्ट भी नहीं की है। इनफैक्ट अभी तो जो हमारे कंपनीज है उनमें से कुछ ही कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं, तो उनमें हमने और अगर एडिशन करनी है तो शायद हम रिजल्ट के बाद ही करेंगे। इस बार आईसीआईसीआई बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में है उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे इन कंपैरिजन विद अदर बैंक्स। और मुझे ये भी लग रहा है कि कंपैरिजन में, जैसे अगर आप कोटक को देखें कि उनको सर्टन बैन प्रेशर में डाल दिया है, और फिर एचडीएफसी का मर्जर का अभी वो आई थिंक अनरावल हो रहा है। जैसे आगे जाते जाते हमें पता लगेगा कि किस तरह से वो इंटीग्रेट होते हैं एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। लेकिन इस कंपैरिजन में आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक हैज डन वेल। यहाँ पे हमारे और कुछ थोड़े से कंपनीज हैं जिसमें रिजल्ट्स अभी भी इनफैक्ट अभी अभी आ रही हैं। इस क्वार्टर में थोड़ी सी ढील मिलती है कंपनीज को कि आप मई 31 तक आप रिजल्ट
अनाउंस कर सकते हो। यूजुअली 45 डेज का होता है, इस बार 60 डेज का है। सो कुछ और रिजल्ट्स आई थिंक रेस्ट ऑफ द मंथ मई में आएंगे और उसी हिसाब से हम और पोजीशंस लेंगे। अभी तो हमें ये लग रहा है बिल्कुल कि जो हमारी कोर मैन्युफैक्चरिंग, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटो की जो थॉट प्रोसेसेस हैं, वहां पे काफी डिसेंट रिजल्ट्स आए हैं जहां तक आए हैं। आज आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प का भी आया था कल, ये विच इज अबाउट 20% अर्निंग ग्रोथ। काफी देर बाद उन्होंने डिसेंट सा ग्रोथ दिखाया स्टैंड अलोन में। इस वजह से हम एक्चुअली सारे कंपनीज को इसलिए देख रहे हैं कि एज अ सेक्टर कि कैसे परफॉर्म करेंगे और इंडिविजुअल कंपनीज कैसे परफॉर्म करेंगी इन कंपैरिजन। अभी तक सारे सेक्टर्स के रिजल्ट्स नहीं आए, पर मुझे ऑनेस्टली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, कोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आई थिंक हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए इस क्वार्टर में। और जिस तरह से जैसे कुछ कंपनीज सुपर नॉर्मल रिजल्ट्स दिखा रही हैं, उनको जरा ध्यान से देखना चाहिए। हम उनमें हमारी पोजीशंस बनी हैं, हम शायद इसमें और ऐड करेंगे। दीपक, गुड आफ्टरनून। आप वो इंडिया स्टोरी की बात कर रहे थे और एक चीज़ जो इंडिया स्टोरी से मिसिंग थी वो थी रूरल डिमांड। लेकिन सारे जो एफएमसीजी प्लेयर्स के कॉन कॉल में बात छिड़ी इस बारी, वो प्राइमरीली वो रूरल डिमांड की थी। क्या फिर भरोसा फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है एफएमसीजी पर? और कंसिडरिंग ये पूरा सेक्टर एक लैगर्ड रहा था, विद एचयूएल बीइंग द वर्स्ट परफॉर्मर, क्या अब समय आ गया है कि ये थोड़ी सी लीडरशिप पोजीशन में आएंगे? और वैसे इकोनॉमिकली आई थिंक थोड़ा सा बेटर होगा उनका रिजल्ट, बिकॉज एक तो इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन में काफी पैसे स्पेंड होते हैं रूरल में, और उस स्पेंडिंग की वजह से रूरल का जो एफएमसीजी डिमांड है और थोड़ा सा जो टू व्हीलर डिमांड है वो बढ़ता है यूजली। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है। इस क्वार्टर को अगर आप छोड़ दें तो ये 10-12-13% का ही ग्रोथ दिखाएगा ये सेक्टर। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी इंडिया का कम होता जा रहा है। तो जैसे पहले इन्फ्लेशन में आपके प्राइसेस बढ़ जाते थे, उसमें से आपको 9-10% का इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिख जाता था। कोर ग्रोथ अगर आपका 4-5% ही हुआ वॉल्यूम का, फिर भी आप 14-15% आप टोटल रेवेन्यूज में दिखा सकते थे। अब शायद उतना नहीं होगा आगे जाके। ये क्वार्टर अच्छा रहेगा आई थिंक। आगे जाके उतना अच्छा उतना मतलब उतना स्ट्रांग ग्रोथ नहीं है। और इन कंपनीज के जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या फिर ईवी टू एबिटा रेशियोज हैं, इनके ये रेशियोज बहुत ज्यादा है। इवन इवन आफ्टर द फॉल एचयूएल का जो रेशियो अभी भी 60 से ऊपर है। ये 30-40 के हुआ करते थे। आई थिंक उस रेंज पे ट्रेड होने चाहिए। ये 60-70 के पी रेशियो पे, इस छोटे से ग्रोथ पे ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इकोनॉमिकली अगर अच्छा भी करें कंपनीज, मुझे लगता है स्टॉक प्राइस उनका उतना अच्छा नहीं करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। डेफिनेटली नॉट एन एचयूएल, पर छोटे से अगर छोटे एफएमसीजीज है जहाँ पे 30-40% का ग्रोथ आ रहा है, वो मार्केट शेयर उठा रहे हैं, नए प्रोडक्ट एरियाज में हैं, तो शायद वहां पे बन सकता है। पर यहाँ आई थिंक लार्ज एफएमसीजी में शायद उतना स्टॉक प्राइस में उतना बढ़ावा नहीं आएगा मेरे हिसाब से। तो लेट्स सी हाउ दिस पूरा पॉकेट प्लेज आउट। अच्छा, एक स्पेस जिस पर मैं आपसे राय लेना चाह रही थी, और हाल फिलहाल में क्विक कॉमर्स में जिस तरह का एक्शन बना, ब्लिंकिट हो, जेप्टो में, और काफ़ी चर्चा हो रही थी। एक तो व्हाट ब्लिंकिट इज ब्रिंगिंग ऑन बोर्ड फॉर जोमैटो, वो नंबर्स में साफ हो जाएगा परहैप्स जब वो परफॉर्मेंस आएगा। जोमैटो पर आप ब्लिंकिट को कैसे वैल्यू कर रहे हैं? क्योंकि मैं वो गोल्डमैन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, किस तरह से वैल्यूएशन 2 सालों में आसमान छू रहे हैं, ओवरऑल एसओटीपी वैल्यूएशन जो इस समय मिल रहा है उस पर्टिकुलर क्विक कॉमर्स एंटिटी को। तो हमारे पास जोमेटो है तो एक तरह से बायस है, लेकिन मुझे ब्लिंकिट का बिजनेस उतना अच्छा नहीं लगता जितना आई थिंक रिपोर्ट्स में देखने को आया। एक ये जरूर है कि ये जो क्विक कॉमर्स और इमीडिएटली आपको 10 मिनट में जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा, वो ठीक है एक तरफ से। एक बिकॉज एक हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है कि अगर आप हैबिट बना लें कि 10 मिनट में मिल ही जाएगा तो आप ऑर्डर कर दें, तो उस वजह से प्रॉफिट्स आने लग जाएंगे। ये लेकिन रेस्टोरेंट बिजनेस के मुकाबले में अलग चीज़ है। रेस्टोरेंट बिजनेस में कोई इन्वेंट्री नहीं होता है। इन्वेंट्री और सारा जो कोर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो सिर्फ होटल्स और रेस्टोरेंट्स करती हैं। लेकिन इस बिजनेस में, ब्लिंकिट में, इन्वेंट्री का कॉस्ट पूरा आपके ब्लिंकिट पर ही आता है। इवेंचुअली जो अभी ग्रोथ नजर आ रहा है, इवेंचुअली जैसे
ग्रोथ बढ़ता जाएगा, आपको इन्वेंट्री के लॉसेस और राइट ऑफ्स नजर आते जाएंगे ओवर टाइम। अभी तो ग्रोथ स्टोरी है तो काफी मतलब स्ट्रांग है, लेकिन इवेंचुअली ये आप देखिए, ये पर्टिकुलर एरिया जो किराना वाला एरिया है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। आप पीछे जाएंगे, अगर आप बड़े फॉर्मेट रिटेल को भी देखें, उन्होंने किराना शॉप को कभी एक्चुअली रिप्लेस मीनिंगफुली रिप्लेस नहीं किया है। आई थिंक ये हमारी सेक्टर है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है, और यहाँ पे आप बहुत सारी अलग चीजें होंगी इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिव प्रेशर के हिसाब से, और इन्वेंट्री के जो कॉस्ट आएंगे, इवेंचुअली इस बिजनेस को रिलेटिवली लो मार्जिन एंड इफेक्टिवली इवेंचुअली लो ग्रोथ भी हो जाएगा इसमें। तो मुझे रेस्टोरेंट डिलीवरी बिजनेस में ज्यादा एंथुजियाज्म है, वहां पे आप मार्जिन ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक बहुत लो मार्जिन है, और इसके कॉस्ट थोड़े थोड़ी 2-3 में भी इवन 1 साल बाद नजर आएंगे, 2-3 क्वार्टर नहीं, पर 1 साल बाद ही नजर आएंगे। तो आई थिंक अच्छा है कि मार्केट एक्साइटेड है, थोड़े से इनोवेशंस भी आएंगे इस स्पेस में, लेकिन मुझे लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस उतना अच्छा नहीं लगता जितना उनका कोर डिलीवरी बिजनेस। ऑन द इन्वेंट्री फ्रंट तो आजकल एक और चीज जो काफी वायरल हो रही है कि जेप्टो ने 2 सालों में वो कर दिखाया है जो डीमार्ट को 9 से 10 साल लगे, और जल्द से जल्द जेप्टो डीमार्ट को पीछे छोड़ देगा। वो भी फिर थियरी, आई एम अज्यूमिंग यू आर नॉट बाइंग। वेल, इफ यू पे योर कस्टमर्स, आप कस्टमर को पैसे देके बोलोगे कि आप मेरे प्रोडक्ट्स ले लो, फिर तो कोई भी डीमार्ट को कभी भी इनफ पॉकेट्स के साथ तो बीट कर ही लेगा। आप जेप्टो से कुछ खरीदो, हम खरीदते हैं क्योंकि वो डिस्काउंट दे देते हैं कि अच्छा, आपने ये जो कोल्ड ड्रिंक लिया उसमें आपका 10% डिस्काउंट है, आप ऐसे पे करोगे तो 50%, 50 रुपए और डिस्काउंट। मिला मिला के आई थिंक लॉस ही हो रहा है, और क्योंकि वो डिलीवरी आदमी को भी दे रहे हैं, और फिर होलसेल में उस रेट्स, उतने कम रेट्स तो है नहीं कि आप इसमें प्रॉफिट कमा लो। तो बेसिकली आप कस्टमर को पैसा देके आप अपने वॉल्यूम्स बढ़ा रहे हो, तो आई थिंक वो उससे तो आप जितना पैसा आपके पास है आप यूज कर लोगे, उसमें वॉल्यूम्स तो दिखाई दोगे, पर जब प्रॉफिट का टाइम आएगा फिर आप कैसे दिखाओगे, बिकॉज वहां पर डीमार्ट बहुत कम्पिटिटिव है। और जब आप प्रॉफिट लेने आओगे, क्या डीमार्ट जैसे लोग चुप बैठेंगे कि हम नहीं करेंगे ये बिजनेस, क्योंकि वो शायद अभी उस हिसाब से बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसको पैसा लूज करना है कंपटीशन में। लेकिन इवेंचुअली जब ये बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, तो रिलायंस, डीमार्ट, ये सारे जो लोग हैं वो भी आ जाएंगे अपने ऑफरिंग के साथ, और प्रॉफिट मार्जिन उसी तरह से उसी उसी हिसाब से छीन लेंगे। आई थिंक यू शुड नॉट रीड सो मच इनटू द नंबर्स कि अच्छा जेप्टो ने इतना अच्छा किया है, पर उसकी वजह और उसका जो कारण है वो लॉसेस लॉसेस लेने की वजह से कस्टमर को इफेक्टिवली कस्टमर को आपने आपने कम पैसे से खरीदा है, पर वो कस्टमर आपका लॉयल नहीं बनेगा। आपको जब आपका अपने प्राइसेस बढ़ा दोगे, तो वापस किराना, वापस डीमार्ट, वापस दूसरे शॉप्स के पास जाएगा। दीपक, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज योर प्लेजर स्पीकिंग टू यू। दीपक